हर चीज आपके विचारों से उत्पन्न होती है। विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सशक्त उपकरण किस तरह काम करता है। तो आइए एक नजर डालकर देखते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। अलंकारिक भाषा में कहें तो आपका मस्तिष्क एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसी एक अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है, ये अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और आपके उसकी फाइल बनाकर आपके फोल्डर में रख देता है, ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निकालने में आसानी हो। क्या आपने सुना है कि मैंने ये नहीं कहा है कि आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, मैंने कहा आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कभी किसी स्थिति में क्या करना है, ये तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं, आप खुद ब खुद धन के लेवल वाली फाइल तक पहुंचते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक समझदारी भरा और उचित मानते हैं, उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यह है कि हो सकता है कि आपका सही चुनाव सफल चुनाव न हो। सच तो यह है कि हो सकता है कि जिसमें आपको समझदारी लग रही है वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वह एक हरा पर्स देखती है, वह सेल में मिल रहा है और इस पर वह 25% डिस्काउंट है। क्या मैं ये पर्स खरीदना चाहिए? ये सवाल लेकर वह तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है। एक पल के हजारवें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती हैं। तुम पिछले हफ्ते खरीदी हरी जूतियों की मैचिंग के लिए हरे पर्स की तलाश कर रही थी। इसके अलावा आकार भी बिल्कुल सही है, इसे खरीद लो। जब वह तत्काल चेकआउट काउंटर की ओर भागती है तो उसका मस्तिष्क न सिर्फ इस बात पर रोमांचित होता है कि उसके पास ये सुंदर पर्स होगा, बल्कि उसे गर्व भी होता है कि उसे इस पर 25% डिस्काउंट भी मिला है। उसके दिमाग के हिसाब से इस खरीदारी में बहुत समझदारी है। वह पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी जरूरत है और ये इतना अच्छा सौदा है। बहरहाल किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में ये विचार नहीं आए कि सच है, ये पर्स सचमुच सुंदर है और माना कि ये अच्छा सौदा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्ज है, इसलिए स्वयं रखना बेहतर होगा। उसके दिमाग में ये विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग की किसी फाइल में ये बात दर्ज ही नहीं थी। जब आप कर्ज में हो तो और खरीदारी न करें की फाइल उसके दिमाग के कंप्यूटर में कभी इंस्टॉल्स ही नहीं की थी और अस्तित्व में ही नहीं थी, जिसका मतलब यह है कि दरअसल विकल्प था ही नहीं। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए हैं? अगर आपके दिमाग के कैबिनेट में रखी फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं है तो आप ऐसे विकल्प चुनेंगे, वे स्वाभाविक, सहज होंगे और समझदारी भरे लगेंगे, लेकिन अंततः उनमें वित्तीय सफलता या कम से कम दोयमता उत्पन्न होगी। इसके विपरीत अगर आपके दिमाग की फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक है तो आप स्वाभाविक ढंग से और अपने आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें सफलता मिलती जाती है। आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। सोचने का आपका स्वाभाविक तरीका सफल परिणाम देगा। डोनाल्ड ट्रम्प की तरह उनके सोचने का सामान्य तरीका भी दौलत पैदा करता है। जब बात पैसे की आती है तो क्या ये अच्छा नहीं है कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोच सकें? मुझे यकीन है कि आप में इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब यह है कि अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम
ये जानना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वे धन दौलत स्वयं अन्य लोगों के जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। इन्हीं भिन्नताओं पर बातचीत करेंगे और आपकी रिकंडीशनिंग के लिए आपके दिमाग में वैकल्पिक दौलत की फाइलें इंस्टॉल करेंगे। कई फाइलों के साथ कई विकल्प आएंगे और फिर आप कभी गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की तरह सोचने लगे तो आप खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने की बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, किसी तरह से किसी प्रकार से मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना या उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं, वे बस ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप तक मेरा संदेश पहुँच जाए, इसलिए मैं अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को अधिकतम रखना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं अमीर गरीब और मध्यम वर्ग लोगों की बात करता हूँ तो मैं उनके पास मौजूद वास्तविक धनराशि या समाज के लिए उनके महत्व के बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूँ। ये लोग किस तरह अलग अलग सोचते और काम करते हैं। तीसरी बात यह है कि सामान्यीकरण करने जा रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी अमीर लोग और सभी गरीब लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे मैं वर्णन करूंगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आप हर सिद्धांत के मर्म को समझ लें और इसका इस्तेमाल करें। और चौथी बात, ज़्यादातर मामलों में मध्यम वर्ग का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आम तौर पर मध्यम वर्ग लोगों में अमीर और गरीब मानसिकताओं का मिश्रण होता है। एक बार फिर मेरा लक्ष्य आपको जागरूक बनाना है। आप कितनी ऊंचाई पर हैं। अगर आप ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो मेरा लक्ष्य आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूक बनाता है। पांचवी बात, ऐसा लग सकता है कि इस खंड के कई सिद्धांत सोचने के तरीकों के बजाय आदतों और कार्यों से संबंधित है। ये याद रखें कि हमारे कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। यानी अमीर व्यक्तित्व के हर कार्य के बीच अमीर विचार शैली होती है। अंत में आपसे ये चाहते हैं कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक रहें। इससे मेरा मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीका आपको वहां तक लाया जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीके पर चलते रहें। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके का विचार करना उचित होगा, खास तौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच अमीर व्यक्ति ने बताया है और जिसने हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया है। अब आगे आपकी मर्जी है। अब आप जो अवधारणाएं सीखने वाले हैं वे सरल लेकिन समझदारी भरी है। वे वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कर देती है। मैं ये बात कैसे जानता हूँ कि दौलत की हर फाइल ने किसी तरह उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है। अगर आपने सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देंगे। आपको इस दौलत की फाइल को आत्मसात करने के लिए कुछ कार्य भी करने होंगे जो हमने बताएंगे। अनिवार्य है कि आप हर फाइल को अपने जीवन में जितनी जल्दी संभव हो अमल में लाएं ताकि ज्ञान शरीर और मन के हर हिस्से तक पहुंचकर स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सके। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि दरअसल दो तरह की आदतें होती है, करने वाली आदतें और न करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे हैं आप में उसे न करने की आदत है। न करने वाली आदत को आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जब आप पढ़ने से करने पर पहुंचेंगे तो ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो इसे साबित करें। जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो ये मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठें।
अगर आप ऐसा नहीं मानते तो इसका मतलब ये है कि आपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। ये अमीरों का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी लेने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है। कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रा देखते रहते हैं, ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है, और अमीर लोग भी कभी कभी मजे के लिए लॉटरी खेलते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको ये यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं, और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अवचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है। इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा है कि पीड़ित की भूमिका निभाना, मैंने ये नहीं कहा था कि वे पीड़ित हैं। ये नहीं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूँ कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। वे अमीर क्यों नहीं है, इस बात का ज्यादातर पीड़ित दोस्त बनने का खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य ये होता है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है, कम से कम इसमें पीड़ितों को मजा आ जाता है। बहरहाल वह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मजेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निशाने पर बन जाते हैं। पीड़ित अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, ब्रोकर को दोष देते हैं, बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, और हमेशा कोई न कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में हो सकती है। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मन रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें से कोई भी आपके आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है कि नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है कि नहीं होगा। इसी तरह अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। आप इस ज्ञान से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो और वह आपसे कहे कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं जैसे आपको आसमान से संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं कि कुछ तुम करके हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पूछेगा, तुम्हें कैसे पता चला? फिर आप अपनी हथेली फैलाकर जवाब दें, तुम और क्या जानना चाहते हो? परामर्श शुल्क लगेगा। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ। जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता और तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं, देखिए पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज्यादा मूर्खतापूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जिनमें ये काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें ये काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है कि प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता है। ये किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता है। अब भी यकीन नहीं है, प्रेम से अपने
बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखें। अभी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ। टेलर आपकी ओर ऐसे दिखेगी जैसे आप पागल खाने से भाग कर आए हो और सिर्फ एक ही शब्द चिल्लाएगी, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति ये नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूँ और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं, आप कड़के हैं। और तब तक रहेंगे जब तक आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को मिटा नहीं देंगे। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड के हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो आपका है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपने जीवन की सभी चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर। जाहिर है कि आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब ये है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो सकती है वह उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं कि जाहिर है कि मैं शिकायत करता हूँ, देखे तो सही मेरी जिंदगी कितनी गड़बड़ है। आप बेहतर जान गए होंगे कि उनसे कह सकते हैं कि नहीं, शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी गड़बड़ है। आपका मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात बता दें कि आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वाले के आसपास न रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो ये सुनिश्चित करें कि आपके पास औलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीजें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जैसे कोरोना वायरस एक दूसरे के पास में खड़ा होने से आता था, उसी तरह ये चीजें हैं। जहां तक संभव होता है शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बातें सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है कि वे किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये बुरा है, ठहरिए तो सही, जरा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ है। यहाँ मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ। मेरा वादा है कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत न करें, मुंह के शब्दों से नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको ये काम पूरे 7 दिन के लिए करना होगा, क्योंकि आप हो सकता है कि शुरुआत में पहले की कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगे। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती है, वे शिकायतों की गति से चलती है, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीजों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद ये देखकर हैरान रह जाएंगे आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया। अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाएं। ज़्यादातर लोगों के मामले में तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुंचना ही अच्छी शुरुआत होगी। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज़्यादा और कुछ नहीं है। असफलता के तनाव को कम करती है। ज़रा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने को सही ठहराने या शिकायत करने की जरूरत है? जवाब स्पष्ट है कि जरूरत ही नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते हैं, सही ठहराते हैं या शिकायत कर, तो सुने, तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं।